Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about military coup in Myanmar, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, and it is especially important for PSIR optional students with respect to their paper 2. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें म्यांमार की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझना होगा। तो म्यांमार की पॉलिटिकल हिस्ट्री को अलग अलग फेजेज में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फर्स्ट फेज राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो म्यांमार स्टार्टेड विथ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। म्यांमार, जिसका पहले नाम बर्मा हुआ करता था, इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 और फिर वहाँ पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई अंडर द पार्टी, जिस पार्टी का नाम था एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग, और उस पार्टी के लीडर थे यू नू। तो यू नू साहब प्रेसिडेंट थे। ये एंटी फासिस्ट पीपल फ्रीडम लीग की सरकार बनी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे सेटअप हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे मिलिट्री का इंटरवेंशन, आर्मी का इंटरवेंशन इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के कामकाज में शुरू हुआ। 1958 में इस पार्टी के अंदर, एंटी फासिस्ट पीपल फ्रीडम लीग पार्टी के अंदर डिवीज़न आना शुरू हो गया, और डिवीज़न आने के बाद इस पार्टी के जब स्प्लिट हो गए, अलग अलग पार्ट्स में बट गए, इसके लीडर्स डिवाइड हो गए, तो फिर उस टाइम के आर्मी जनरल ने विन को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और पहली बार आर्मी जनरल को इन लोगों ने पॉलिटिकल पोस्ट दे दिया, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दे दिया। उसके बाद आर्मी जनरल को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, मतलब तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे। इनका काम दिया गया कि आप इलेक्शन कंडक्ट करवाइए और जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा उसको वापस से प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। और इस तरीके से 1960 में ने विन के लीडरशिप में इलेक्शन हुआ और यू नू फिर से इलेक्शन जीत गए और यू नू को वापस से सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन 2 साल बाद आर्मी जनरल ने विन ने वापस से यू नू को हटा दिया और पावर अपने हाथ में ले लिया, और इसको नाम दिया गया ब्लडलेस कू इन म्यांमार। तो इसको इसी नाम से जाना जाता है कि इसमें कोई भी वायलेंस नहीं हुआ और आराम से इजी स्मूथ ट्रांसमिशन हो गया पावर का फ्रॉम यू नू टू जनरल ने विन। लेकिन हुआ क्या कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से पावर एक मिलिट्री रूलर के हाथ में चली गई। अब इस मिलिट्री रूल चलती रही म्यांमार के अंदर फ्रॉम 1962 टू 1990। इसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री जुंता रूल। तो म्यांमार के भाषा में वहाँ के उनके हिसाब से इट इज़ नोन एज मिलिट्री जुंता, मतलब मिलिट्री रूल। और ये जो ने विन थे मिलिट्री जनरल, इन्होंने आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपनाई बर्मा के लिए। आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी का मतलब है कि पूरी दुनिया भर से कनेक्शन को कट कर देना, लगभग ट्रेड रिलेटेड या कल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, मूवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इन्होंने कट कर दिया। इसको कहते हैं आइसोलेशन पॉलिसी। जैसे आज के डेट में आपको पता है नॉर्थ कोरिया एक तरह का आइसोलेटेड कंट्री है, वो बाकी पूरी दुनिया से कोई बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखता है। वैसे ही म्यांमार ने भी एक तरह की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपना ली। उसने सारी अपनी इकोनॉमी को नेशनलाइज कर दिया, फ्री मीडिया को बैन कर दिया, हेल्थ केयर को बैन फ्री कर दिया सबके लिए, फॉरेनर्स को अपने यहाँ से एक्सपेल कर दिया, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उन सबको जेल में डाल दिया gया। और इसको ने विन ने नाम दिया, ये जो ने विन मिलिट्री जनरल था जिसके हाथ में पूरी तरह से पावर आ चुका था, उसने नाम दिया दैट इट इज़ अ बर्मीज़ वे ऑफ सोशलिज्म। ये बर्मा का नया स्टाइल का सोशलिज्म है, वेयर बुद्धिज़्म विल बी मिक्सड विथ सोशलिज्म। लेकिन ये जो आइसोलेशन पॉलिसी थी, इसका इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म में निगेटिव इम्पैक्ट आया। द इकोनॉमी बिकेम वेरी स्लगिश, पुअर ग्रोथ रेट, हाई इन्फ्लेशन, और बार बार डिमोनेटाइजेशन करने के कारण इकोनॉमी की हालत और भी ख़राब हो गई। और डिमोनेटाइजेशन बार बार इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि ब्लैक मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था म्यांमार के अंदर। तो मिला जुला के मुद्दा ये है कि मिलिट्री रूल के बाद, आफ्टर रूल ऑफ 30-40 ईयर्स ऑफ मिलिट्री जनता रूल, इकोनॉमिक हालत काफ़ी ख़राब हो गई म्यांमार की। और फिर
काफ़ी पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, और इन सब के कारण एक यूथ रिवॉल्यूशन हुआ। और इस रिवॉल्यूशन को हम नाम से जानते हैं 8888 रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1988 को, इस यहीं से ये नाम आया है 8888। और इस रिवॉल्यूशन की लीडर थी आंग सान सू की, और इन्होंने इस रिवॉल्यूशन को लीड किया। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और इस नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी ने फिर इस ये यूथ रिवॉल्यूशन को आगे लेकर के गए। और इस रिवॉल्यूशन के बाद एक बार के लिए जो मिलिट्री जनता रूल है वो थोड़े से डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेकर के आई, और उन्होंने पहली बार इलेक्शन कराया। पिछले 30 सालों में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, और इस इलेक्शन में NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 81% वोट्स कलेक्ट कर लिए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले। और इसके बावजूद भी मिलिट्री जनता जो थी, जो मिलिट्री रूल थी वहाँ की, उसने इस इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने आंग सान सू की, जो इस नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की लीडर थी, उनको अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। और इसी कारण से आंग सान सू की को 1991 में नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया फॉर हर पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर डेमोक्रेसी अगेंस्ट मिलिट्री जनता रूल। इसी से एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं। 1989 में बर्मा का नाम बदल करके म्यांमार कर दिया गया, और उसके कैपिटल का नाम रंगून से बदल के यांगोन कर दिया गया। अब फिर आगे देखते हैं। देखिए, मिलिट्री जनता रूल वापस से चलती रही। आंग सान सू की को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था 1990 में, और मिलिट्री जनता रूल वापस से चलती रही। लगभग 25 साल और चलती रही मिलिट्री जनता रूल, फ्रॉम 1990 टू 2015। लेकिन इस पीरियड में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलिट्री जनता रूल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया म्यांमार के अंदर। और इकोनॉमिक हालत तो ख़राब हो ही रही थी, ह्यूमन राइट अब्यूजेस के कारण इन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलिट्री जनता रूल को काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया। और इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद और इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी के बाद फिर मिलिट्री जनता की जो सरकार थी उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया म्यांमार के लिए, और उस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देयर विल बी इलेक्शन एंड देयर विल बी नाउ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऐसा 2015 में फैसला लिया गया। और फिर इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जिसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात की गई थी, उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन कराया गया, और इलेक्शन में वापस से आंग सान सू की जो पार्टी थी NLD, उसको मेजॉरिटी मिली, और इस बार उनको सरकार बनाने का मौका दिया गया। 1990 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी उनको मेजॉरिटी मिला था, लेकिन उस टाइम वो सरकार नहीं बना पाई थी, उनको अरेस्ट कर लिया था मिलिट्री जनता ने फोर्सफुली। लेकिन इस बार इनको सरकार बनाने का मौका दिया गया। लेकिन देखिए हुआ क्या कि NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो आंग सान सू की पार्टी थी, इसको 238 सीट्स मिली आउट ऑफ 440 सीट्स इन द लोअर हाउस, और इनको मेजॉरिटी सीट्स मिली, इसलिए इनको सरकार बनाने का मौका दिया गया। लेकिन आंग सान सू की हरसेल्फ कुड नॉट टेक एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नाइदर शी कुड बिकम प्रेसिडेंट और एनी अदर पोस्ट, बिकॉज हर हस्बैंड इज ऑफ फॉरेन ओरिजिन। और इस कारण से, क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्पाउस फॉरेन ओरिजिन का हो वो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं ले सकता, और यही कारण है कि आंग सान सू की ये पोस्ट नहीं ले पाई। लेकिन नेवरदलेस आंग सान सू की पावर में रही बिल्कुल, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी के सरकार के टाइम में सोनिया गांधी जी का कंट्रोल था या डोमिनेंस था, उस तरीके का आंग सान सू की का स्टेचर रहा है म्यांमार के अंदर इन द पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन अब करंट डेवलपमेंट क्या है वो ज़रा देखते हैं। एक मिलिट्री कू हुई है म्यांमार के अंदर, मतलब वापस से मिलिट्री जनता ने वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको हटा दिया है और पावर अपने हाथ में ले लिया है, और आंग सान सू की को वापस से डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। और ये मिलिट्री जनता का क्लेम करना है कि ये जो सरकार है इसने पिछले इलेक्शन में रिगिंग की थी, मतलब बूथ कैप्चरिंग की थी, किसी तरीके का इलेक्शन फ्रॉड किया था। देखिए हुआ क्या कि पहला इलेक्शन तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2015 में हुआ, दूसरा इलेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2020 में हुआ आफ्टर 5 ईयर। जैसे हमारे देश में 5 साल पे इलेक्शन होता है, यहाँ भी 5 साल में इलेक्शन हुआ। 2020 के इलेक्शन के हिसाब से NLD को वापस से मेजॉरिटी मिली थी और NLD की वापस से सरकार बनने वाली थी।
नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की, जिसकी लीडर हैं आंग सान सू की। लेकिन अभी सरकार बनने से एक दिन पहले ही इन सबको अरेस्ट कर लिया गया और जो भी लीडर्स थे इंक्लूडिंग आंग सान सू की, इन सबको हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया और मिलिट्री जनता ने वापस से पावर अपने हाथ में ले लिया। तो अगर शॉर्ट में कहें तो न्यूज़ ये है कि देयर इज़ रिटर्न ऑफ मिलिट्री जनता रूल। मिलिट्री जनता रूल इज़ बैक आफ्टर अ गैप ऑफ 5 ईयर्स। तो इतने सालों से 1956 से रूल कर रहे थे, 2015 में ये हटे थे, अब वापस इन्होंने पावर अपने हाथ में ले लिया है। एंड नाउ देयर इज़ एंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन म्यांमार। आंग सान सू की इज अगेन अंडर हाउस अरेस्ट। अब इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन होगा वो समझना ज़रूरी है। तो इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन समझने के लिए इंडिया म्यांमार रिलेशंस का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम आज़ाद हुए 1947 में और म्यांमार आज़ाद हुआ 1948 में, और दोनों ही कंट्री ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। इंडिया के जो सबसे टॉप मोस्ट लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और म्यांमार के टॉप मोस्ट लीडर थे यू नू, दोनों ही बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी की तरफ इंक्लाइंड थे। दे हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी, और यही कारण है कि इंडिया और म्यांमार ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया 1951 में। स्टार्टिंग में हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर जब 1956 में मिलिट्री जनता रूल आने लगी और नेवी धीरे धीरे पावर को कैप्चर करने लगे, तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने धीरे धीरे म्यांमार से इंडिया के रिलेशंस को कट ऑफ करना शुरू किया और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया म्यांमार के रिलेशंस लगभग ख़त्म हो गए। सो 1956 से लेकर के 1990 तक इंडिया और म्यांमार दो वी वेर जोग्राफिकली अ क्लोज नेबर। हम इतना लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, जोग्राफिकली हम पड़ोसी हैं, लेकिन बाकी सारे कल्चरल इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए वी रिमेन एलियनेटेड। हम एक दूसरे से डिसकनेक्टेड रहे फॉर अबाउट दिस 34 ईयर्स। लेकिन जब 88 रिवॉल्यूशन आया, 88 रिवॉल्यूशन, उस टाइम में वापस से इंडिया ने म्यांमार पॉलिटिक्स को लेकर के अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया वेरी ओपनली। इंडिया ने मिलिट्री जनता रूल को क्रिटिसाइज़ किया, इंडिया ने 88 रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया, और इस कारण से मिलिट्री जनता सरकार के साथ भारत सरकार के रिलेशंस थोड़े से ख़राब हो गए 1988 के इस रिवॉल्यूशन के बाद। अब लेकिन 1992 में इंडिया ने अपना अप्रोच म्यांमार को लेकर के पूरी तरह से बदल दिया। काफ़ी फ्रेंडली अप्रोच अपना लिया हमने म्यांमार को लेकर के। उसके पीछे कुछ कारण है। हमारे यहाँ पे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, और एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हम पूरे दुनिया भर में नए नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे, कहाँ से हम और मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, कहाँ हम अपनी कंपनियों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वैसे में हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की तरफ एक अपॉर्चुनिटी की नज़रों से देख रहे थे कि साउथ ईस्ट एशिया इज ए प्रोस्पेक्टिव मार्केट, और इस कारण से हमने लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई थी 1992 में टू डेवलप एन इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, और आप देख सकते हैं म्यांमार यहाँ पे है जो बिल्कुल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में है। सो म्यांमार बीइंग अ गेटवे फॉर इंडिया इन ऑर्डर टू रीच साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया को अपनी पॉलिसी म्यांमार के प्रति चेंज करनी पड़ी। डिस्पाइट मिलिट्री जनता रूल, यहाँ पे मिलिट्री जनता की सरकार थी और जो एंटी डेमोक्रेटिक सरकार है, उसके बावजूद भी इंडिया ने म्यांमार के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की ताकि इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी सक्सेसफुल हो सके। उसके अलावा सिक्योरिटी चैलेंजेस को टैकल करने के लिए म्यांमार के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी था। आपको तो पता है कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है ये काफ़ी रग्ड है, ब्रोकन है। यहाँ पे कई सारे पहाड़, पेड़, पदियाँ, नदियाँ ये सब हैं, और इस कारण से यहाँ पे जो हमारे जो पेट्रोलिंग फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से बॉर्डर को गार्ड नहीं कर पाते हैं। द बॉर्डर इज़ क्वाइट पोरस मतलब एक साइड से दूसरे साइड में लोग आराम से आ जा सकते हैं, और यही कारण है कि कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप, आतंकवादी ग्रुप, उग्रवादी ग्रुप यहाँ से ऑपरेट करते हैं, जैसे कि NSCN खापलांग वगैरह। ये यहाँ से ड्रग स्मगलिंग करते रहते हैं, आर्म स्मगलिंग करते हैं इंडिया में, और इस एरिया से म्यांमार के इस बॉर्डर एरिया से ऑपरेट करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी प्रमोट करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए फिर भारत सरकार ने फैसला लिया कि वो म्यांमार के मिलिट्री जनता रूल के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन डेवलप करेंगी, बेहतर टाइज डेवलप करेंगी ताकि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को रोका जा सके। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे भारत सरकार के, और यही कारण है कि 1992 के बाद से हमने अपना अप्रोच म्यांमार को लेकर के बदल दिया था, और मिलिट्री जनता के साथ भी हमने अपने अच्छे संबंध बना दिए थे। लेकिन 2015 के बाद से तो और भी बेहतर हो गया इंडिया और म्यांमार का रिलेशन, जब म्यांमार के अंदर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई अंडर आंग सान सू की।
अब इंडिया के लिए हमेशा से ही चैलेंज रहा है म्यांमार को लेकर के टू मेंटेन टाइज विथ मिलिट्री जनता। जब भी मिलिट्री जनता की सरकार रही है तो इंडिया के लिए एक चैलेंज रहा है, एक तकलीफ रही है इंडिया को उसके साथ संबंध बनाए रखने में। किस तरीके का प्रॉब्लम है? फॉर इंडिया इट इज़ लाइक वॉकिंग अ टाइट रोप बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियल पॉलिटिक। जब भी मिलिट्री जनता की सरकार रहती है तो इंडिया को म्यांमार के साथ संबंध बनाए रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तरफ तो सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेज हैं, हमें लुक ईस्ट पॉलिसी चाहिए जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब बन चुका है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में हमें इंसर्जेंसी को काउंटर करना, ये हमारा इंटरेस्ट है और इस कारण से हम चाहते हैं कि जो भी सरकार हो म्यांमार के अंदर उसके साथ हम अपने अच्छे संबंध बना रखें। लेकिन जब मिलिट्री जनता की सरकार होती है जो कि एंटी डेमोक्रेटिक है तो फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इंडिया अपने आप को क्लेम करता है कि वी स्टैंड फॉर द आइडियाज़ ऑफ और आइडियलिज्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये दोनों बातें एक साथ इंडिया के लिए बैलेंस कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आप अगर मिलिट्री जनता के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो फिर दुनिया सवाल उठाएगी कि आप एंटी डेमोक्रेटिक सरकार को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वाई यू आर मेंटेनिंग गुड टाइज विथ इट। और अगर नहीं करते हैं तो हमारे सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे। और यही कारण है कि मिलिट्री जनता की जब भी सरकार रहती है इंडिया के लिए इट इज़ लाइक ए वॉकिंग अ टाइट रोप बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियल पॉलिटिक। रियलिज्म है कि बस हमें जो चाहिए सो चाहिए, लेकिन आइडियलिज्म मीनिंग यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस योर लोअर इंटरेस्ट फॉर सम हायर आइडियाज़। और दोनों के बीच का बैलेंस ही इंडिया के लिए मेन प्रॉब्लम हो जाता है ड्यूरिंग मिलिट्री जनता रूल। अब अगर करंट जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर सवाल आ जाए, कुछ भी अगर सवाल आता है तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इफ ए क्वेश्चन कम्स ऑन इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया ड्यू टू रिटर्न ऑफ मिलिट्री जनता रूल इन म्यांमार, अब मिलिट्री जनता रूल वापस से आ गई है तो इसका इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। विथ द रिटर्न ऑफ मिलिट्री रूल एंड अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप इन म्यांमार द टाइट रोप बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियल पॉलिटिक फॉर न्यू दिल्ली इज बैक। ये प्रॉब्लम वापस से आ चुकी है। अब अगर मिलिट्री जनता के साथ संबंध ना रखें इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी तो हमारा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंज सफ़र करेगा, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी वापस से बढ़ सकती है। और अगर रखेंगे तो पूरी दुनिया हमसे सवाल उठाएगी कि क्यों रख रहे हो, वाई आर यू सपोर्टिंग एन एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट टॉक्स अबाउट कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट withdrawn from India. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So सबसे पहले समझते हैं कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट है क्या। ये देखिए कोलंबो जो ये वेस्टर्न साइड में है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट, और यहाँ का एक पार्ट ऑफ द टर्मिनल जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑफ कोलंबो पोर्ट वाज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया। इनफैक्ट इंडिया, जापान और श्रीलंका तीनों मिल करके कोलंबो के ईस्ट टर्मिनल को डेवलप कर रहे थे। इंडिया की तरफ से अदानी ग्रुप वाज पार्टिसिपेटिंग इन दिस कोलंबो ईस्ट टर्मिनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब करंट न्यूज़ ये है कि श्रीलंकन सरकार ने ये कोलंबो ईस्ट टर्मिनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। इंडिया जापान से ये प्रोजेक्ट वापस से छीन लिया है। और इसके पीछे जो कारण है, रीजन बिहाइंड कैंसिलेशन, वो ये है कि ये जो कई सारे श्रीलंका के ट्रेड यूनियंस जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि क्यों हम लोग किसी विदेशी कंपनी को ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हम लोग अपने देश में अपनी सरकार ये प्रोजेक्ट को क्यों नहीं डेवलप कर सकती, हम क्यों विदेशी गुलाम बनना चाहते हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट के कारण श्रीलंकन सरकार को दबाव में आकर के ये कोलंबो ईस्ट टर्मिनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इंडिया और जापान से वापस लेना पड़ा है। अब इस करंट डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो यूनिलैटरल कैंसिलेशन हुआ इस प्रोजेक्ट का, दैट कैन वीकन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। यूनिलैटरल मतलब बिना भारत सरकार को कंसल्ट किए श्रीलंका ने ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, दैट इज़ यूनिलैटरल कैंसिलेशन। ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया विल बी अग्रीव्ड बाय दिस। श्रीलंका मस्ट कीप इंडिया इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर कैंसिलेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। वो बता सकते थे कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। अब नहीं किया ऐसा तो दिस विल वीकन आवर रिलेशंस। सेकेंड, कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट जॉइंटली बिल्ड बाय इंडिया एंड जापान वाज सीन एज इंडियाज रिस्पॉन्स टू हम्बन तोता पोर्ट बिल्ड बाय चाइना एंड श्रीलंका। तो ये जो हम्बन तोता पोर्ट है
यहाँ पे श्रीलंका का, ये चाइना के कंट्रोल में है। 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका ने चाइना को लीज पे दे दिया है। चाइना ने इसको बिल्ड किया और इसके लिए जो लोन दिया था चाइना ने इस पोर्ट को बिल्ड करने के लिए, वो लोन का अमाउंट श्रीलंकन गवर्नमेंट चुका नहीं पाई और इस कारण से 99 ईयर्स के लिए हम्बनतोता पोर्ट अब लीज पे चला गया है टू चाइना। तो ये पोर्ट तो पूरी तरह से चाइना के पास है। चाइना कहता है कि ये पोर्ट उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखिए क्या है, इस तरह के कई सारे पोर्ट्स बना रहा है चाइना इंडियन ओशन में। उसके अलावा कई सारे रेलवे रोडवेज बना रहा है चाइना, ताकि वो चाइना को यूरोप से कनेक्ट कर सके। तो इसको कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। टुगेदर अ सीरीज ऑफ पोर्ट्स, रेलवे, रोड लाइन आर बीइंग डेवलप्ड इन ऑर्डर टू डेवलप कनेक्टिविटी ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना विथ यूरोपियन मार्केट। लेकिन ये जो सीरीज ऑफ पोर्ट्स बना रहा है चाइना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्याकफाओ पोर्ट इन म्यांमार, यहाँ पे हम्बनतोता पोर्ट इन श्रीलंका, माले इन मालदीव, ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान। ये जो सीरीज ऑफ पोर्ट्स बना रहा है चाइना इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में, इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर्स पे, ये इंडिया के लिए एक तरह का सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट कर रहा है, इंडिया के लिए एक तरह का सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर रहा है, जिसको दुनिया भर के एक्सपर्ट्स नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो वापस से मैं अगर समराइज़ करूं तो हम्बनतोता वाज पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ऑफ चाइना। वैसे चाइना की ये फॉर्मल ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। चाइना तो कहता है कि हम तो खाली पोर्ट बना रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और चाइना उसको नाम देता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना इंडिया को घेर रहा है, इंसर्कल कर रहा है, और उस घेरने में अलग अलग पोर्ट्स बन रहे हैं। उसमें से एक पोर्ट है हम्बनतोता पोर्ट। अब हम्बनतोता पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा था, इसके जवाब में इंडिया डेवलप कर रहा था जापान के साथ मिलकर के एक कोलंबो पोर्ट। अब जब कोलंबो पोर्ट वापस से छीन लिया गया है इंडिया से, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्लो टू इंडिया। जो इसका रिस्पॉन्स था अगेंस्ट हम्बनतोता पोर्ट, वो रिस्पॉन्स अब हमारा एक बार के लिए फेल हो गया है। अब देखते हैं श्रीलंकन सरकार ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है। श्रीलंकन सरकार ने एक कॉम्पनसेटरी ऑफर देने की कोशिश की है भारत सरकार को। श्रीलंका के सरकार ने कहा है कि वी विल गिव वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ कोलंबो पोर्ट टू इंडिया। बोले ईस्टर्न टर्मिनल छीन गया तो क्या हुआ, आप वेस्टर्न टर्मिनल डेवलप कर लो। और ईस्टर्न टर्मिनल में तो हमने खाली आपको 49% का स्टेक दिया था इंडिया और जापान को मिला करके, आप वेस्टर्न टर्मिनल ऑफ कोलंबो पोर्ट में 85% का स्टेक ले लो। तो एक तरह से इंडिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, इंडिया को पैसिफाई करने के लिए ये कंपनसेटरी ऑफ़र दिया गया है। अब भारत सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल अभी तक इस पे जवाब नहीं आया है, लेकिन कुछ एक सीनियर ऑफिसर्स का ऐसा कहना है, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि श्रीलंका को ये जो ईस्टर्न टर्मिनल पोर्ट के रिवोकेशन की बात थी, कैंसिलेशन की बात थी, उसको पहले इंडिया को के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए था, उसको यूनिलैटरली नहीं करना चाहिए था। इससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस ख़राब हुए हैं। अब ये जो कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट रिवोकेशन इशू है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कभी कोई सवाल आ जाए इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पे। तो the next article is taken from environment segment. It is about green tax. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view, especially regarding steps to curb air pollution. तो देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक नया तरीके का टैक्स जिसका नाम है ग्रीन टैक्स, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये ग्रीन टैक्स में होगा क्या कि जो भी हमारी पर्सनल व्हीकल्स हैं जो हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन पे हम लोग जब भी इनको रिन्यूअल कराने जाएंगे इनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को, आपको एक बात तो पता होगा कि जब भी हमारी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं, इनको 15 साल के बाद इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने आप कैंसिल हो जाता है, उसको जाकर रिन्यू कराना होता है। तो जब भी हम इसको रिन्यू कराने जाएंगे 15 साल बाद, तो उस पर एक टैक्स लगाया जाएगा हमारे ऊपर, हमारे पर्सनल व्हीकल के ऊपर। एंड ये जो पॉलिसी है दैट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, और अलग अलग तरह के व्हीकल्स पे, जैसे कि पेट्रोल वाली गाड़ी पे या डीजल वाली गाड़ी पे अलग टैक्स लगेगा। इस तरीके से कुछ एक टैक्स लगेगा। लेकिन अभी खाली ये कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने ले आएंगे 15 साल बाद अपने पर्सनल व्हीकल को, तो उस पर आपको एक टैक्स देना होगा जिसका नाम होगा ग्रीन टैक्स। अब इस कारण से अपने आप जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसको लोग इस्तेमाल करना कम कर देंगे।
जब गाड़ी पुरानी हो गई है, उसको रिन्यू कराने जाओगे रजिस्ट्रेशन, तो फिर उस पर ग्रीन टैक्स देना, इससे अच्छा उसको बेच दो और नई खरीद लो। तो इससे स्क्रैपिंग हो पाएगी पुरानी गाड़ियों का, और पुरानी गाड़ियाँ जब हटेंगी तभी जाकर के एयर पॉल्यूशन कम होगा। अभी के लिए जो टैक्स का प्रपोजल है ये स्टेट्स के पास शेयर किया गया फॉर देयर रिकमेंडेशन, स्टेट्स के साथ उनको शेयर किया गया ताकि स्टेट्स अपना अपना ओपिनियन दे पाएँ। अब लेकिन इसको अगले साल 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यहाँ पे देख लो। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओल्डर दैन 8 ईयर्स विल बी चार्ज विथ 10 to 25% ऑफ रोड टैक्स। ये पहला प्रोविजन है। बट पर्सनल व्हीकल्स टू बी चार्ज ऑन रिन्यूएबल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर 15 ईयर्स, यही है ग्रीन टैक्स जो इस बार प्रपोज किया गया। ये रोड टैक्स तो ऑलरेडी था ही पैसेंजर व्हीकल्स पे या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे। पर्सनल व्हीकल्स पे हर 15 साल पे जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तब आप पे ग्रीन टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है ग्रीन टैक्स, और फार्मिंग से रिलेटेड जो व्हीकल्स हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह उन पे भी ये ग्रीन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके का प्रोविज़न भारत सरकार ने भी अनाउंस किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है इन द बजट 2021-22। तो देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में क्या इस एयर पॉल्यूशन को काउंटर करने के लिए एक प्रपोजल दिया है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन द बजट अनाउंसमेंट, उन्होंने कहा है कि जो पर्सनल व्हीकल्स हैं, जो 20 साल पुरानी पर्सनल व्हीकल हैं या 15 साल या उससे पुरानी कॉमर्शियल व्हीकल हैं, इन सबको फिटनेस टेस्ट कराना होगा अपना, और एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। और फिटनेस टेस्ट का हर बार 40,000 रुपया पैसा कॉस्ट लगेगा, फीस लगेगा। और ये जो फिटनेस टेस्ट होगा दैट विल बी ओवर एंड अबव रोड टैक्स एंड ग्रीन टैक्स। अगर ये ग्रीन टैक्स आ जाता है तो रोड टैक्स तो मैंने आपको बता दिया कि कॉमर्शियल व्हीकल पे रोड टैक्स लगता है 8 साल पे। अभी ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा एक तरीके का पर्सनल व्हीकल्स पे आफ्टर एवरी 15 ईयर, जब वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, अपने रिन्यू कराने जाएंगे। उन सब के ऊपर से ओवर एंड अबव रोड टैक्स ऑन कॉमर्शियल व्हीकल एंड ग्रीन टैक्स ऑन पर्सनल व्हीकल आपका एक फ़िटनेस टेस्ट होगा जिसका खर्च होगा 40,000 रुपये। तो जब भी आपकी गाड़ी जब 20 साल पुरानी हो जाएगी तो आपको, पर्सनल व्हीकल है तो आपको फ़िटनेस टेस्ट कराना है। अगर कॉमर्शियल व्हीकल है 15 साल पुरानी हो गई तो आपको फ़िटनेस टेस्ट कराना है, उस पर 40,000 रुपये देने हैं। और उसके बाद हर 5 साल पर आपको फ़िटनेस टेस्ट कराना है और हर बार आपको इतने रुपये देने हैं। ये सब सारे तरीके इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि पुरानी गाड़ियों को डिस्करेज किया जा सके और नई गाड़ियाँ लोग खरीदें, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाए। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं ताकि आप भूलो मत। देखो, पर्सनल व्हीकल पे कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है ग्रीन टैक्स, जो अभी तक एप्लीकेबल हुआ नहीं है लेकिन शायद से आगे हो जाए। और रोड टैक्स तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है कॉमर्शियल व्हीकल पे। उसके ऊपर से हमारे बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस कर दिया है कि फ़िटनेस टेस्ट कराना होगा पर्सनल व्हीकल को 20 साल के बाद और कॉमर्शियल व्हीकल को 15 साल के बाद। उस फिटनेस टेस्ट में 40,000 रुपये लगेंगे और फिटनेस टेस्ट पास हो गए तभी जा कर के तुम्हें गाड़ी चलाने दिया जाएगा, अदरवाइज गाड़ी को वहीं स्क्रैप कर दिया जाएगा। और 20 साल के एज के बाद हर 5 साल पे तुम्हें फिटनेस टेस्ट कराना होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about prompt and corrective action. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So सबसे पहले समझते हैं कि prompt and corrective action है क्या। देखिए, prompt and corrective action RBI एक तरह का एक्शन है जो आरबीआई ले सकती है बैंक्स के ऊपर। कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो, अगर वो उनके ऊपर एक सर्टेन तरीके का रिस्क है तो आरबीआई ये प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन उस बैंक के अगेंस्ट ले सकती है। रिस्क अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं हो कैपेबल इनफ, या एसेट क्वालिटी ख़राब हो, मतलब एसेट क्वालिटी ख़राब मतलब ज़्यादा एनपीए हो, या प्रॉफिटेबिलिटी ना हो रही हो, काफ़ी टाइम से लॉस में चल रहे हो। ये 3 अगर कंडीशंस में से कुछ भी है, अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो आप समझते ही होंगे, बेसल नॉर्म्स में आपने पढ़ रखा है, Tier 1 Tier 2 कैपिटल का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क वेटेड एसेट अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म्स इट शुड बी 11.5%। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं है या बहुत ज़्यादा हाई एनपीए है या प्रॉफिट में नहीं है बैंक्स, तो आरबीआई उन बैंक से अगेंस्ट प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन ले सकती है। आइदर अगेंस्ट पब्लिक और प्राइवेट, कोई भी बैंक हो उनके अगेंस्ट ये प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। अब
करंट न्यूज़ क्या है वो ज़रा देखते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक के अंदर प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन लगाया हुआ है। प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन लगाने से होता क्या है कि उन बैंक्स के एक्शन पे कई सारे लिमिटेशंस लगा देती है आरबीआई। एक्शंस पे लिमिटेशन जैसे कि उनको रोक देती है कि तुम अभी और ब्रांच एक्सपेंशन नहीं करोगे, अभी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दोगे, हायर जो मैनेजमेंट है उसको ज़्यादा फीस नहीं दोगे, ज़्यादा सैलरी नहीं दोगे, ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो इन तीनों बैंक्स के ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। लेंडिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं, हायर मैनेजमेंट को कितना कॉम्पनसेशन मिल सकता है, उस पर लिमिटेशंस लगा हुआ है। अभी करंट न्यूज़ ये है कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट के दौरान भी ये कहा था और बाद में फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी ये कहा है कि जो 3 हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक, इन तीनों से जल्दी ही प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन जो आरबीआई ने लगा रखा है वो हट जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही बैंक पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में भी हैं और इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 11.5% अचीव हो चुका है। मतलब जो भी कंडीशंस थे ये तीनों के तीनों कंडीशंस प्रॉफिट में भी आ गए हैं, एनपीए भी कम है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी मैच हो गया है और इस कारण से उम्मीद है कि अब इनके ऊपर से ये प्रॉम्प्ट एंड करेक्टिव एक्शन का नॉर्म आरबीआई जल्दी ही हटा लेगी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 381 to 383. Topic number 381 is about Pattachitra painting. Patta means cloth and Chitra means picture, and Pattachitra painting hence is a piece of painting on cloth. All colors used in the paintings are natural. It is based on the states of in the states of West Bengal and Orissa. बंगाल के ट्रेडिशन में कैसा होता है? इट इज सेंटर अराउंड कालीघाट एरिया इन कोलकाता. द थीम इज नॉट डिवोशनल. वाइल इन ओडिशा ट्रेडिशन इट इज सेंटर अराउंड पूरी. ऑलमोस्ट ऑल चित्रकार कम्युनिटी हेल्स फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन द पूरी डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड रघुराजपुर. इट इज डिवोशनल इन नेचर. ये न्यूज़ में क्यों था पट्टाचित्रा पेंटिंग? बिकॉज ड्यूरिंग हिज मन की बात प्रोग्राम द प्राइम मिनिस्टर साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ भाग्यश्री साहू, ए यंग स्टूडेंट फ्रॉम राउरकेला ओडिशा, फॉर हर कीन इंटरेस्ट इन पट्टाचित्रा पेंटिंग. अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पट्टाचित्रा पेंटिंग क्या है अपने आप में वो इंपॉर्टेंट है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 381. टॉपिक नंबर 382 इज अबाउट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट एम्स एट मेकिंग ऑल लेजिस्लेचर्स ऑफ द कंट्री पेपरलेस बाय मेकिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डिजिटल. इट इज ए मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया program and it will be implemented in all the union states and union territories. Himachal Pradesh was the first digital legislature of the country. Please attempt this question based on topic number 382. Topic number 383 is about ethylene glycol. It is an industrial compound found in the consumer products including automotive, antifreeze, hydraulic, brake fluid. सरल शब्दों में कहें तो किसी भी चीज़ को जमने से रोकने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है. एंटी फ्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हमारे पेन का जो इंक होता है उसमें भी थोड़ा बहुत एंटी फ्रीज होता है ताकि पेन का हमारा इंक जमे नहीं. इट इज़ ए सिंथेटिक लिक्विड. इसको बनाया जाता है फैक्ट्री में. इट इज़ ऑर्डरलेस. इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता, लेकिन इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा मीठा होता है, स्वीट टेस्ट का होता है. और यही कारण है कि लोग गलती से इसको कभी कभार कंज्यूम भी कर लेते हैं और इसको कंज्यूम करने पे ये टॉक्सिक होता है. इट कैन हार्म यू. और हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 11 US सोल्जर्स फेल सिक आफ्टर एक्सीडेंटली ड्रिंकिंग एथिलीन ग्लाइकोल, अ केमिकल दैट इज़ फाउंड इन एंटी फ्रीज. मीठा मीठा लग रहा था, उन्होंने पी लिया, उनको लगा कि कुछ ऐसा एडिबल सॉल्वेंट है और बाद में वो बीमार पड़ गए. अब इस कारण से इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, इस साल न्यूज़ में भी है एथिलीन ग्लाइकोल, तो शायद से आपसे पूछ लिया जाए. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. This is the answer of question number 379 to 381 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following statements are true about collegium system of India? It is a constitutional provision. No, it's not constitutional provision. पहला स्टेटमेंट गलत करते ही आपको समझ आ जाएगा कि द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. इस तरीके से भी आपको सवाल करना है. अब आपको 2 और 3 देखने की जरूरत भी नहीं है. इफ़ यू नो दैट 1 इज रॉन्ग, इस तरीके से भी आपको एलिमिनेशन करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग pro-cyclic and counter-cyclic. तो pro-cyclic is the one that allows more investment during upturn and less investment during the downturn of the economy. This is true, but pro-cyclic is required to revive the economy. This is wrong. Pro-cyclic not. It's counter-cyclic policy that is required to revive an economy. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.